नमस्कार साथियों, आर्थिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपंकर समझदार है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी भी है या नहीं। सबसे पहला है लीगल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है लीगली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। कैसे? एज पर इनकम टैक्स एक्ट एवरी एंटिटी must file a return of income if its total income exceeds the basic exemption limit। इसका मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे ही क्रॉस होता है तो हर एंटिटी को फाइलिंग करना पड़ेगा। दूसरा, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एओपीज और बीओआईज आर ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्सेबल एंटिटीज। इसका मतलब वो इंडिविजुअल से अलग है। कौन? सोसाइटी भी, एओपी भी और बीओआई। And they must comply with tax laws by maintaining proper records and filing returns annually। इसका मतलब टैक्स रिकॉर्ड को भी कंप्लाई करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइलिंग करना है रेगुलरली, एनुअली। तो ये रहा लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई एसोसिएशन है, सोसाइटी, वहां पर झगड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी अगर रहेगी तो आपस में लोग झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये एसोसिएशन वगैरह फॉर प्रॉफिट नहीं होता, जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। जनरली इंडिया में तो पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पर हमेशा लोगों के बीच में युद्ध जरूर चलता है। अरे भाई, ये पैसा खा गया, ये प्रेसिडेंट था, इसने ऐसा कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन करते हो, सारे कंप्लायंसेस टाइम पे करते हो, रिटर्न्स टाइमली फाइल करते हो, डिपार्टमेंटल ऑडिट भी अगर आपके पास आता है आप वो भी करवाते हो, अपने तरफ से भी ऑडिट कराते हो, सारे रूल्स फॉलो करते हो, तो ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करते हो। तीसरा है टैक्स एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। हर जगह पर एग्जेम्पशन का एक लिमिट भी दिया हुआ है और साथ ही साथ में कुछ चीजों की एग्जेम्पशन है। फॉर एग्जांपल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर है तो उसमें सेक्शन 80P का डिडक्शन मिलता है। जो भी कमाई उसकी हो जो कि कोऑपरेटिव से हुआ है, उसको ये माना जाता है कि एक दूसरे से लिया गया पैसा कमाई नहीं है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग 80P में उसको क्लेम करें। अगर क्लेम नहीं करेंगे तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा, इसलिए क्लेम करने की जरूरत है। तो एग्जेम्पशन लिमिट भी होता है और डिडक्शन भी क्लेम करने मिलेगा जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। तीसरा है टैक्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन। ये तीसरे में क्या है, अगर 12A का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, 80G का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो 12A का रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है तो जितना भी रिसिप्ट आया उसका 85% अगर आपने खर्चा कर लिया तो 15% पे एक भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पूरा एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपने कम खर्चा किया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया और फाइलिंग नहीं किया एज पर इनकम टैक्स लॉ, तो फिर आपको जो भी इनकम आया उस पे टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। एग्जेम्पशन कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने हिसाब रखा ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपने फाइलिंग ही नहीं किया। फाइलिंग करेंगे, आप क्लेम करना पड़ेगा, 12A का बेनिफिट आपको क्लेम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको असुविधा नहीं होगी। क्लेम नहीं करोगे, टैक्स देना पड़ जाएगा, डिमांड आ जाएगा, फिर आपकी जान निकल जाएगी उसको डिपार्टमेंट से उस डिमांड को छुड़वाने में। चौथा फायदा है अवॉइड पेनल्टीज एंड लीगल इश्यूज। इसका मतलब है फेलियर टू फाइल रिटर्न्स कैन लीड टू पेनल्टीज। क्या क्या कर सकती है? पेनल्टी भी हो सकता है, स्क्रूटनी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F ये भी लग सकता है लेट फाइलिंग के लिए, अगर आप नहीं फाइल करते हो या लेट फाइलिंग करते हो। और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कैन लीड टू एडिशनल पेनल्टीज। इसका मतलब जितना आपको दिखाना चाहिए अगर उससे कम दिखाते हो तो अलग से और दूसरी पेनल्टीज भी लगती है। तो पेनल्टीज अगर बचना है, लीगल प्रॉब्लम से बचना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा यह है कि अगर आपको ग्रांट चाहिए या फंडिंग चाहिए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, रिटर्न चाहिए, ऑडिट चाहिए, सारा चीज अपडेटेड होना चाहिए, तब जाकर आपको ग्रांट मिलेगा, तब जाकर आपको कोई सब्सिडी मिलेगी, कोई फायदा मिल सकता है। छठवां फायदा लीगल रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंस। इसका मतलब आप एग्जिस्ट करते हो एज ए सोसाइटी, एज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो तभी पता चलेगा जब हर साल डिपार्टमेंट में आप फाइलिंग करते जा रहे हो, डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन देता है कि हाँ भाई आपकी फाइलिंग हो गई, आपका फाइलिंग एक्सेप्ट हो गया, आपका फाइल प्रोसेस हो गया। इसका मतलब अपन जिंदा है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन अपन जिंदा है, तो आपका लीगल एंटिटी का प्रूफ है आपकी फाइलिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं पर लॉस आता है, वो लॉस आता है मतलब डेफिसिट आता है किसी साल में, तो नेक्स्ट ईयर में आप उसके फायदे या सरप्लस से एडजस्ट कर सकते हो। तब जब आप समय पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करोगे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न विद इन टाइम फाइल नहीं किया तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी
आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 8वां फायदा है कि मैनेजिंग मेंबर्स इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज। क्या होता है, सोसाइटी या एसोसिएशन या बीओआई से अगर कोई भी इनकम उनको जाना है, तो अगर सोसाइटी की ऑडिट हो जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पर दिखाया जाएगा कि मिस्टर ए को ये अमाउंट दिया गया और मिस्टर ए के रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया वहां दिख गया, या फिर यहाँ दिखाया और वहां नहीं दिखा। तो मेंबर्स के रिटर्न से भी कनेक्टेड हो सकता है आपका सोसाइटी एओपी या बीओआई का रिटर्न। तो इसको फाइनलाइज करेंगे तो मेंबर का रिटर्न में भी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो चलो, अब तो फायदे की बात हो गई, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जरूरत है और बैलेंस शीट की जरूरत है, जो प्रिपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ और हमको बनाकर देना है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए रेडी करके, या फिर ऑडिटर को देना है। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में आएगा कैश बुक, लेजर अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट। लेजर अकाउंट में कौन सा आएगा, जो इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो लायबिलिटी से रिलेटेड हो, वो सारे लेजर्स आएंगे। तीसरा, डोनेशन रिसिप्ट्स और ग्रांट्स भी आएंगे। अगर 12A का रजिस्ट्रेशन आपने लिया, 80G का रजिस्ट्रेशन लिया, 80G का रजिस्ट्रेशन लेने से अगर कोई डोनेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को तो उसको मिलती है छूट, और उसको छूट मिलने के लिए हमको इधर से फाइलिंग करना पड़ेगा। डोनेशन का जो रसीद है, वो रिसिप्ट, उसका पैन नंबर की जहां जरूरत है उनकी पैन नंबर भी हमको लेनी पड़ेगी जिससे डोनेशन आया, वो सारा डिटेल रिकॉर्ड डोनेशन का भी, ग्रांट का भी, कंट्रीब्यूशंस का भी हमको रखने का जरूरत है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी हमको रखने की जरूरत है। अगर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हमने किया तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 12A का है तो 12A का सर्टिफिकेट, 80G का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट हमको रेडी रखने इनकम टैक्स रिटर्न भरने समय में, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल मांगेगा, वो रिटर्न फाइलिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 26AS आपको देना है, जिसमें TDS का, TCS का रिकॉर्ड्स रहेगा। अगर किसी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन का TDS काटा है, TCS काटा है, वहां पर दिखने वाला है। और उसके बाद GST रिटर्न्स अगर आपके सोसाइटी को या BOI या AOP को भरना रहता है तो उसके भी रिटर्न्स की कॉपी एक जगह कर लीजिए इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें इंटरेस्ट इनकम हो, रेंटल इनकम हो, या फिर किसी और तरीके का इनकम हो, वो सारे इनकम का डिटेल आपको रखना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट अगर पिछले साल का था तो इस साल भी आपको रखना है। फॉर्म नंबर 3CA आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है तो उसको जरूर रखिए। फॉर्म नंबर 10BB की भी जरूरत पड़ सकती है तो वो रख लीजिए। जो लास्ट ऑडिट था उसको रखिए। प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आपको रखना है, और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जितने लोन्स एंड एडवांसेस लिए या दिए उसका डॉक्यूमेंट जरूर रखिए, क्योंकि रिपोर्टिंग में उसकी आवश्यकता पड़ती है। 11वां रिक्वायरमेंट है फॉर्म टू यूज फॉर फाइलिंग। इसका मतलब है ITR 5 को एक बार प्रिंट निकाल के एक बार चेक कर लीजिए, उसमें कौन कौन से नीड है, कौन से पॉइंट जरूरी है। वो सारे पॉइंट में अगर आपको कोई एप्लीकेबल है तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। और फाइनली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन AOP और BOI का जो है वो शेयर अगर है तो शेयर के हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं किया या फिर करना पेंडिंग है, उसकी जानकारी अपने पास में रखे रहिए। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ सोसाइटीज के बारे में। सोसाइटी इज टैक्स्ड एज ए सेपरेट एंटिटी, उसको अलग एंटिटी मानते हैं अनलेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 एंड 12A। 11 और 12A सेक्शन के उसमें अगर एग्जेम्प्ट नहीं किया है तो उसको सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। और दे मस्ट फाइल रिटर्न्स इवन इफ इनकम इज एग्जेम्प्ट। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तब भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। मतलब सोसाइटी ये ना सोचे कि क्योंकि मैं एग्जेम्प्ट हूं तो मैं फाइल नहीं करूंगा। आप एग्जेम्प्ट हो, ये डिपार्टमेंट को याद दिलाना है, बताना है, और ये प्रूफ पूरी दुनिया को लगेगा। अगर आप बैंक में जाओगे लोन के लिए, चाहे कहीं पर ग्रांट के लिए जाओगे, हर जगह आपको लगेगा ही लगेगा। तो आपको रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। दूसरा, AOP और BOI में जो टैक्स लायबिलिटी वो डिपेंड करता है कि मेंबर्स का इनकम डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट मतलब जिसको कैलकुलेशन आपने फॉर्मूला पहले से सेट करके रखा है। अगर इनडिटर्मिनेट है तो AOP और BOI को मैक्सिमम मार्जिनल रेट, डिटर्मिनेट नहीं है, जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट एप्लीकेबल है इनकम टैक्स का वो लगेगा। लेकिन अगर वो डिटर्मिनेट है तो फिर इनकम जो भी होगा वो मेंबर्स के पास जो गया है, डिटर्मिनेट इनकम उनका हिस्सा गया, मेंबर्स का टैक्सेशन के हिसाब से उनको टैक्स लगेगा। तो दोस्तों ये था टैक्सेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोसाइटी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी होगी तो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमेशा याद रखिए, आर्थिक आपकी सेवा में सदैव है।